हेलो दोस्तों, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 11 जून 2025 की द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल साइंस पेज पर पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 7 पर, रिगार्डिंग न्यूट्रिनोज। ठीक है, तो ये आर्टिकल न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड जो रिसेंट रिसर्च है उसके बारे में बात करता है। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में जो हमें पढ़नी चाहिए और इस आर्टिकल से एसोसिएटेड जो बातें हमें जाननी चाहिए वो देख लेते हैं। अब क्योंकि न्यूट्रिनो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो यूपीएससी पास्ट ईयर्स में भी न्यूट्रिनोज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है और फ्यूचर में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला है, हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिनोज होते क्या हैं। न्यूट्रिनोज बहुत छोटे न्यूट्रल एंड नियरली मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स कि ये एटम से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन nuclear reactions and radioactive decays and interact only through the weak nuclear force and gravity, making them extremely difficult to detect। मतलब इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब न्यूट्रिनोज का सोर्स क्या है? सन, क्योंकि सन पर बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, थ्रू बीटा डिके। सुपरनोवा, सुपरनोवा एक जो स्पेस है उसमें एक इवेंट होता है जिसमें कि कोई बहुत ही पुराना स्टार होता है, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, वो अगर एक्सप्लोड होता है तो वो उसको सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, फिर अर्थ पर भी न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके इनसाइड द क्रस्ट। फिर है पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC। ठीक है, तो इसमें भी न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं। अभी न्यूट्रिनोज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? वाई न्यूट्रिनोज मैटर? Because by understanding neutrinos, we can understand the fundamental structure of matter. They play a role in evolution of universe. Studying them helps test the standard model and look for new physical theories to explain and observe the universe. Neutrinos are crucial in astronomy। ठीक है, ऑब्जर्विंग सुपरनोवा वाया न्यूट्रिनो बर्स्ट्स। सुपरनोवा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पता लगा सकते हैं कि प्लैनेट्स किस तरीके से बने हैं, प्लैनेट्स, मून वगैरह किस तरीके से बने हैं। इनका डिटेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, देखिए। ठीक है, बिकॉज दे इंटरेक्ट सो वीकली, स्पेशली अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स आर बिल्ट टू कैच देम। ठीक है, दे मतलब न्यूट्रिनोज ऐसा नहीं है कि वो संख्या में बहुत कम है, ये बहुत ही अपार संख्या में है। लगभग ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आर पासिंग थ्रू एवरी स्क्वायर इंच। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इतने छोटे हैं और एकदम मासलेस टाइप इनका नेचर होता है। ये मासलेस पार्टिकल्स होते हैं और इनका नेचर इतना आइसोलेटेड होता है कि ये किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे कि सुपर कैमियो कांडे इन जापान, आइस क्यूब इन अंटार्कटिक, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये अभी बन रही है, लगभग बन चुकी है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अब ये अंडरग्राउंड ही क्यों बनाई जाती हैं इनकी ऑब्जर्वेटरी? क्योंकि ये डेंस मटेरियल से होते होते जाते हैं तो कहीं पर जाके इनकी वेलोसिटी जो है, जो इनकी स्पीड है, वो उतनी हो जाए कि जितनी हम उनको कैप्चर कर पाएँ और डिटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 2015 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइस क्यूब, ए पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल, मतलब अंटार्कटिका में। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर encompassing a cubic kilometer of ice. So is this statement correct? Yes. It is a powerful telescope to search for dark matter. Yes. It is buried deep in ice. Yes. Answer T। ऐसे ही 2010 में भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज इंक्लूडेड बाय प्लानिंग कमीशन एज ए मेगा साइंस प्रोजेक्ट अंडर द 11th 5-year प्लान। In this context, consider the following statements. Neutrinos are chargeless elementary particles that travel close to the speed of light। ठीक है, ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं और ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं।
Neutrinos are created in nuclear reactions of beta decay. Yes. Neutrinos have a negligible but non-zero mass. Yes. Trillions of neutrinos pass through the human body every second. Yes. तो कुछ और इससे इंस्पायर्ड कुछ और जो MCQs हैं मैंने फॉर्मुलेट किए हैं, तो ये यहाँ प्रेजेंट किए हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब न्यूट्रिनोज? दे कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, यस, बट their charge is so weak that it cannot be detected, so apparently they do not carry electric charge. They interact primarily via electromagnetic force, no. They exist in three known flavors: electron, muon and tau, yes. They have large rest masses comparable to electrons, no. ये मासलेस होते हैं, ठीक है, इनका न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है, वाई आर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज बिल्ट अंडरग्राउंड लाइक इंडिया नेशनल न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और आइस क्यूब इन अंटार्कटिका? तो इसका बेसिक रीज़न है टू सील्ड डिटेक्टर्स फ्रॉम कॉस्मिक रे बैकग्राउंड, ठीक है. ओवरबर्डन रिड्यूसेस बैकग्राउंड नॉइज मेकिंग रेयर न्यूट्रिनो इंटरेक्शंस डिटेक्टेबल. फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइम साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी? तो देखिए आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा मेजरिंग न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग वाया एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस. फिर अगला क्वेश्चन है, वन की एडवांटेज ऑफ इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज लोकेशन इन साउथ इंडिया इज, इसका जो लैटिट्यूड है, जो लोकेशन है, दैट इज़ नियर इक्वेटर, दैट इज़ ऑफरिंग वाइड एंगुलर कवरेज कंपेयर टू डिटेक्टर्स एट ±35 डिग्री, ठीक है. तो ये इक्वेटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर जो रेडिएशन है, जो न्यूट्रिनोज की बौछार है, वो सबसे ज़्यादा होती है. न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. सुपरनेवा एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यस. बीटा डिके न्यूक्लियर रिएक्शन है. कोर फ्यूजन ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है. तो न्यूट्रिनोज जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही पैदा होते हैं, केमिकल रिएक्शन से पैदा नहीं होते हैं. The discovery of neutrino oscillations implies that neutrinos, ठीक है, आंसर है सी, न्यूट्रिनोज हैव नॉन जीरो मास, ठीक है. इनका मास जीरो नहीं होता है, लेकिन इतना कम होता है कि ये किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं. इवन इलेक्ट्रॉन के मास से भी इनका मास कम होता है, कई हज़ार गुना कम होता है. फिर अगला आर्टिकल है, इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है. तो इन्होंने एक डेटा पब्लिश किया है इंडिया की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए ये कहता है आर्टिकल, ये UNFPA की जो रिपोर्ट है ये कहती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अप्रैल 2025 में लगभग 140.39 करोड़ हो गई. एक्सपेक्टेशन है कि 170 करोड़ हो जाएगी लगभग 2065 तक, ठीक है. उसके बाद ही डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी. चाइना की पॉपुलेशन अभी 141.61 करोड़ है. इंडिया इज़ नाउ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. चाइना को भी सरपास हम कर चुके हैं. स्टैटिक्स क्या है, यंग पॉपुलेशन 0 to 14 ईयर 24%, 10 to 19 ईयर्स 17%, 10 to 24 ईयर्स 26%, ठीक है. वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये डेटा है, आप देख लीजिएगा, ठीक. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैन की 71 ईयर है, वुमेन की 74 ईयर है. अब देखिए ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करता है कि व्हाट इज़ द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस इन इंडिया. तो ये आर्टिकल कहता है कि द रियल क्राइसिस इज़ नॉट ओवर पॉपुलेशन, नाइदर इट इज़ अंडर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन ना ही रियल क्राइसिस है और ना ही अंडर पॉपुलेशन रियल क्राइसिस है. लेकिन जो रियल क्राइसिस है वो क्या है? रियल क्राइसिस ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर अनेबल टू मीट देयर फर्टिलिटी गोल्स वेदर हाई और लो. उनके फर्टिलिटी गोल्स चाहे बड़े हों या छोटे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनको अभी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है. अब ये फर्टिलिटी गोल्स क्या होते हैं? फर्टिलिटी गोल्स होते हैं कि फर्टिलिटी गोल्स आर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इंडिविजुअल्स और कपल्स वांट टू हैव ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है. फर्टिलिटी गोल्स वो होते हैं कि कितने बच्चे किसी कपल को करने हैं ड्यूरिंग देयर फर्टिलिटी ईयर्स, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, उनको कहते हैं फर्टिलिटी गोल्स.
इनको डिसाइड कौन से फैक्टर करते हैं, जैसे कुछ तो पर्सनल चॉइस हो गई, कोई कहता है कि मैं 2 ही बच्चे करूँगा या 1 ही करूँगा या 3 करूँगा। हेल्थ हो गई, अगर पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज हो गई, किसी के पास अगर बच्चों को अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली वो कम बच्चे करेंगे। सोशल फैक्टर्स, ठीक है, सोसाइटी में कहीं पर ये होता है कि भाई बच्चे ज़्यादा ही अच्छे, ठीक है, कोई कोई कहता है कि कम बच्चे अच्छे। तो ये सारे फैक्टर्स फर्टिलिटी गोल्स को डिसाइड करते हैं। अब यूएनएफपीए की रिपोर्ट कहती है कि रियल क्राइसिस ये है कि करोड़ों लोग अपने फर्टिलिटी गोल्स को रियलाइज़ करने में असमर्थ हैं, चाहे वो गोल्स छोटे हों या बड़े हों, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको अगर हम डीपर एनालिसिस इसका करें तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि सम पीपल मे वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन बट कैन नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, उनके पास पैसे की कमी है, इनफर्टिलिटी है उनको, और इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मेडिकल एक्सेस नहीं है उनके पास, जॉब्स की उनकी सिक्योरिटी नहीं है, तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है लाइफ में, ठीक है, कि आज है कल जॉब नहीं है। इन फिर सोशल और एनवायरनमेंटल प्रेशर्स हैं, ठीक। अदर्स मे वांट फ्यूअर और नो चिल्ड्रन बट आर अनेबल ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, वो परिवार नियोजन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे गांव में है, गांव में लोग चाहते हैं कि वो दो, कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें, लेकिन उनके पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं या तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनको एक्सेसिबल नहीं है। एक तो इसमें होता है कि इकोनॉमिक, अब जैसे कोई पर्सन जो 200-300 रुपये डेली के कमा रहा है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 10-20 रुपये कॉन्डोम लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर में यूज खर्च करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। और एक हेजिटेंसी भी होती है, वो लोग हेजिटेट भी करते हैं इन टूल्स को मांगने के लिए। फिर है सोशल एंड फैमिली प्रेशर्स, कि एक बार आपने देखा होगा, मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अबॉर्शन के लिए लगभग 0 चॉइसेस उसको दी जाती है, कि फैमिली का प्रेशर हो जाता है कि अबॉर्ट तो नहीं ही कराना है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी के लेडी जो हैं, जो फीमेल हैं, वो अपना रिप्रोडक्टिव डिसीजन नहीं बना सकती, रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेल ओरिएंटेड है। फर्टिलिटी क्राइसिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स बट अबाउट lack of reproductive freedom, the inability to freely decide whether to have children, when to have them and how many to have, ठीक है। तो ये आर्टिकल बेसिकली आप GS 1-2 में यूज़ कर सकते, GS 1 and 3 में यूज़ कर सकते हैं, इवन ऐसे में भी इस आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। फिर एडिटोरियल में एक आर्टिकल है, द हेजर्ड्स ऑफ गोइंग ग्लोबल ऑन इंडिया पाकिस्तान इशूज़। इस आर्टिकल में देखिए नोट करने का कुछ नहीं है, बस सुन लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपने, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया का एक मल्टी मेंबर डेलीगेशन लगभग 32 कंट्री की टूर पे गया है। ये इंडिया का जो स्टैंस है रिगार्डिंग टेररिज्म और इंडिया की जो पोजीशन है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसको अच्छे से डिसेमिनेट करने, मतलब लोगों को बताने के हमारा स्टैंस क्या है और जो काउंटर टेररिज्म एजेंडा है उसके ऊपर सपोर्ट लेने कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा UN जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेप अगर लेना चाहे तो उसको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो इस सब के लिए इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा टू मैनी कंट्रीज़। अब ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया अपने जो बायलेटरल इश्यूज़ हैं उनको ग्लोबलाइज कर रहा है, ठीक है। उसका एक अपना एक हैजर्ड है, एक अपना रिस्क है, उसकी वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात करता है आर्टिकल कि देखिए इंडिया स्टैंड ऑन टेरर, इंडिया स्टैंड ऑन टेरर, इंडिया टेररिज्म को कैसे देखता है। इंडिया कंडेम्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। इंडिया कभी ये नहीं कहता है कि वन कंट्रीज टेररिस्ट अनदर कंट्रीज फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो इंडिया कभी ये नहीं कहता, इंडिया कहता है टेररिज्म इज़ टेररिज्म। तो इंडिया ग्लोबली हर तरह के टेररिज्म को कंडेम करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की जो स्टैंस है रिगार्डिंग टेररिज्म उसको कभी ज़्यादा वैलिड वेटेज नहीं मिला है, क्योंकि
उसमें कई सारे कंट्रीज़ का वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब जैसे पाकिस्तान, जब इंडिया जब भी पाकिस्तान के टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट जो डिजिग्नेट करने के लिए कोई भी रेजोल्यूशन लेके आता है तो उसको वीटो कर दिया जाता है भाई चाइना, ठीक है। क्योंकि चाइना कहता है कि टेररिज्म की कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है, और सही बात भी है। यूनाइटेड नेशंस में टेररिज्म की कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है। अब हम कहें कि भाई पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट सप्लाई किया जाता है फॉर इंडिया, टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान कहता है कि दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने में प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेशनलाइज करने में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इशू पैदा होता है हाइफनेशन, इशू पैदा होता है हाइफनेशन का। तो जब भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ग्लोबली कोई बात होगी, कभी भी कोई बात होगी, तो सिर्फ इंडिया के फेवर में कोई बात नहीं होगी। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ही बात हो जाए। जब भी जम्मू एंड कश्मीर का मैटर होगा तो वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जिक्र किया जाएगा, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर किसका है? इंडिया का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर तो इंटीग्रली इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का मैटर है। तो इससे क्या है कि ये हाइफनेशन प्रॉब्लम हो गई। अब देखो, जो कंट्रीज़ ग्लोबल जो करंट अफेयर्स हैं, जो ग्लोबल इंसिडेंट्स हैं, उनको सीरियसली जो फॉलो नहीं करते, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि यूएन के क्या स्टैंड है इसके ऊपर, ग्लोबल मीडिया का क्या स्टैंड है उसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनका क्या स्टैंड है उसके ऊपर, ठीक है। अब ग्लोबल जो अप्रोच है वो क्या है? ग्लोबल अप्रोच ये कहती है कि देखिए, हाइफनेशन का इशू यहाँ पर आ जाता है कि यूएस कभी भी बात करेगा तो इंडिया और पाकिस्तान को उसमें लेके आएगा। टर्की हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, और इस तरीके से ग्लोबल नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि इंडिया इज़ एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान इज़ फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब यूएन की अप्रोच क्या है? यूएन ने कभी भी यूनिलेटरली ये नहीं कहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और इवन जो यूनाइटेड नेशंस में जो मैप रखे गए हैं, जो मैप हैं कंट्रीज़ के, तो उनमें जम्मू एंड कश्मीर की जो सीज फायर लाइन है वो डॉटेड लाइन के तरीके से दिखाई गई है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये यहाँ पर इसको कभी भी वहाँ पर इंडिया का एज एन इंटीग्रल पार्ट नहीं दिखाया जाता है, जो हम दिखाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो स्टैंड क्लियर है कि इंडिया का जो नैरेटिव है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, वो यूएन उसको कंसिडर नहीं करता है। वो इस एरिया को एज ए डिस्प्यूटेड एरिया ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एज एन एग्रेसर तो वो देखा ही नहीं जाएगा। कोई अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है तो वहाँ पर आप किस कंट्री को कहोगे ये एग्रेसर है और ये डिफेंडर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, इसको इंटरनेशनलाइज करने में हमें ये अप्रोच रखनी चाहिए कि दिस इशू इज़ इनहेरेंटली आवर डोमेस्टिक इशू, इट इज़ नॉट इवन ए बायलैटरल इशू। पाकिस्तान इज़ एन एग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान इज़ ट्रांसफरिंग or supplying the terrorism in this region to bifurcate जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो किस तरीके की होनी चाहिए? एक तो ये है कि ग्लोबल कंसेंसस बनाई जाए ऑन टेररिज्म, एक ग्लोबल एक वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन सेट की जाए ऑन टेररिज्म। दूसरी बात, इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज करते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए दैट पाकिस्तान इज़ हाउसिंग और पाकिस्तान इज एन हेवन फॉर ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स इन द पास्ट, ठीक है। जैसे उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में देखा गया था, ठीक है। तो इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है उसका यूज करते हुए अपनी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी स्टांस है उसको फर्दर करना चाहिए, और जो भी डिस्कस होना चाहिए दैट शुड बी सोडली ऑन द टेररिज्म, नॉट ऑन द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो कि इंडिया ने अभी रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया भी है कि जो भी बात होगी सिर्फ टेररिज्म के ऊपर होगी, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।